हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। साथियों, कुछ दिनों पहले आपने जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट को विस्तार से देखा, उसके रिजल्ट देखे। तो उस प्रोटेस्ट के बाद बिहार, जयपुर और महाराष्ट्र के कुछ शहरों में भी आंदोलन शुरू हो गए। लेकिन आंदोलन की जो स्थिति हमें बिहार में देखने को मिली और आंदोलन को दबाने की प्रतिक्रिया में या आंदोलन के ऊपर जो कार्रवाई की गई पुलिस बल की, उसमें बिहार जैसी कार्रवाई कहीं और दिखाई नहीं पड़ती। आप सबके पास अभी तक ये तस्वीरें पहुंच गई होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये तस्वीर है जिसमें एक पुलिसकर्मी छात्रों के ऊपर हवा में बंदूक लहराते हुए और उस दिशा में, जिस दिशा में छात्र भाग रहे हैं या अन्य लोग प्रदर्शनकारी भाग रहे हैं, वहां पर फायरिंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जैसे ये घटना सामने आई तो मीडिया में बहुत तेजी से ये पूरी खबर वायरल हुई। लोगों ने देखा, लोगों ने इसके ऊपर शिकायत करनी शुरू की और एक सवाल उठा कि क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए जाने के दौरान या मान लीजिए कि किसी भी वजह से वो भीड़ उग्र होती है और थोड़ा बहुत पत्थर वगैरह चला देती है, तो उस दौरान पुलिस के जो कर्मी है, क्या वो इस तरह से AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियारों का उपयोग कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के क्या डायरेक्शंस दिए हैं? भीड़ नियंत्रण को लेकर पुलिस का मैनुअल क्या कहता है? संविधान के अंतर्गत प्रदर्शन किए जाने को लेकर क्या नियम है? आज के इस डिस्कशन में हम विस्तार से इन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपका यूपीएससी एग्जाम, सीएपीएफ एग्जाम या किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मेंस में इससे प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। मेंस के अंतर्गत जीएस पेपर 3 जो इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा को कवर करता है, तो उसमें सशस्त्र बलों की भूमिका की बात आती है, आतंकवाद, उग्रवाद, भीड़ के द्वारा हिंसक प्रदर्शन और सामान्य या शांतिपूर्ण तरीके से किए जा रहे प्रदर्शन, इनके बीच में किस तरह से अंतर होगा, क्योंकि अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। कभी भी भीड़ एक जगह पर एकत्रित होगी तो उसमें से अगर एक दो लोग भी भड़क गए, उन्होंने कोई भी छोटी मोटी एक्टिविटी कर दी या थोड़ी हिंसा शुरू कर दी, तो उसका परिणाम पूरी भीड़ को झेलना पड़ता है या भुगतना पड़ता है। लेकिन कितना बल प्रयोग किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। तो आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अनअकैडमी की जो स्पेशल ऑफर है अभी 16,999 में लाइव है और इस ऑफर को अभी 31 जुलाई तक आप अवेल कर पाओगे। बस एक कोड यूज करना है, हिम शर्मा, जिसके माध्यम से आपको ये डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। अगर आप इसमें और भी प्लान्स देखना चाहते हैं तो 24 महीने का प्लान, 1 महीने की वैलिडिटी सब में बढ़ाई गई है, यानी 12 महीने प्लस 1 महीने, 24 प्लस 1 और 36 प्लस 1। प्राइस अभी जो लाइव है वो ये है और बाद में 31 के बाद जो प्राइस है वो इतना बढ़ जाएगा। तो सही मौका है अभी ही आप इस प्राइस को, अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ रहे हैं तो कम प्राइस में इसको अवेल कीजिए, यानी 60% तक का डिस्काउंट अवेल कीजिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको बहुत सारे नोट्स अपडेट किए जा रहे हैं और अभी 4.0 के अनअकैडमी के नोट्स सामने आ गए हैं जो बहुत अपडेटेड हैं और ये नोट्स अभी आपको मिलेंगे। इसके साथ ही अनअकैडमी के बैचेस हिंदी में लाइव हो रहे हैं और बाइलिंगुअल में भी बहुत सारे बैचेस लाइव होने वाले हैं। तो अखबार में बहुत सारे न्यूज चैनल्स के भीतर ये सब खबरें अभी कुछ दिनों से चल रही हैं। जैसे इंडियन एक्सप्रेस लिखते हैं कि बिहार कॉप सस्पेंडेड ओवर AK-47, कैन पुलिस यूज सच वेपन्स, व्हाट डू रूल सेज। तो सारे न्यूज में अगर आप देखोगे, बहुत सारे न्यूज मैंने खंगाले हैं जिनमें सब में ये हेडलाइन चल रही थी और नियमों के ऊपर बात की गई थी। नियम वाकई जानने बहुत आवश्यक है ताकि इस तरह से कोई पुलिसकर्मी हथियार लेकर के और भारत के नागरिकों के ऊपर, भले ही वो प्रोटेस्टर्स हैं और प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, तो क्या इस तरह से वेपन्स को यूज करेगा। चलो, तो बिहार का जो घटनाक्रम है छात्रों के प्रदर्शन में, यहां तक स्थिति कैसे पहुंची, थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लो। अब आपने प्रोटेस्ट की कहानी जान रखी है कि जंतर मंतर दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था, सीजेपी ने उसका आह्वान किया था। उसी तरह से कुछ प्रोटेस्ट अन्य शहरों में भी शुरू हो गए, बिहार में भी शुरू हो गया। तो 25 जुलाई 2026 को बिहार के सिवान एरिया में नीट पेपर लीक को लेकर के बिहार बंद का प्रदर्शन चल रहा था कि बिहार को बंद रखना है। अब ऐसा हुआ कि एक मंच पर बहुत सारे आंदोलनकारी आकर के खड़े हो गए। तो जो सिवान जिले के एसपी थे, एसपी ने उस भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया और शायद धक्का मुक्की में वो कुछ घायल हो गए, उनके हाथ में थोड़ा चोट लग गई। अब ये भी कहते हैं कि प्रदर्शन के दौरान पथराव भी हुआ, इस वजह से भी शायद वो घायल हुए होंगे। तो उनका जो बॉडीगार्ड होता है और किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के साथ एक गार्ड या एक से अधिक गार्ड चलते हैं, तो गार्ड के पास AK-47 होती है, तो इनको भी AK-47 दी गई थी। तो इन्होंने भीड़ पर और भीड़ की दिशा में दौड़ते हुए, जैसा कि विजुअल्स में दिखाई देता है, वीडियोस में दिखता है, इन्होंने कुछ राउंड फायर किए
और जब फायर किए तो संभावना है कि जो लोग वहां से भाग रहे होंगे उनके ऊपर गोली लगेगी। तो कुछ लोग थे जो इससे घायल भी हुए। ऐसा कहते हैं कि एक दुकानदार सहित 3 लोग इससे घायल हुए हैं, जिनको फिर कुछ समय में अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि अभी कहते हैं कि उन सबकी जो हालत है वो स्थिर है और सुरक्षित है। बट इस पूरे प्रदर्शन के बाद ये जो पुलिस कॉप थे इनको क्या किया गया, सस्पेंड कर दिया गया। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इतना प्रदर्शन होगा, इस तरह के वीडियो सामने आएंगे, तो फिर इनको सस्पेंड कर दिया गया। अब सवाल ये है कि सर सस्पेंड किया जाना क्या सही है? क्या इनकी कार्रवाई, अगर भीड़ ने पथराव किया था तो क्या हथियार लेकर के कार्रवाई सही नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, ठीक है। तो पुलिस का AK-47 चलाना बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि इसके कुछ नियम होते हैं, ठीक है। तो भीड़ नियंत्रित करने के लिए AK-47 जैसी ऑटोमेटिक राइफल, जो कि केवल आतंकवाद या युद्ध की परिस्थितियों में दुश्मनों के खिलाफ उपयोग की जा सकती है या की जानी चाहिए, उसका उपयोग किया गया था। और इसके प्रयोग की मनाही देश के भीतर अपने नागरिकों के ऊपर सख्त मना है। दूसरी बात, सिपाहियों ने जो फायरिंग की थी या सिपाही ने जो फायरिंग की थी उसके लिए किसी भी मजिस्ट्रेट या किसी वरिष्ठ अधिकारी ने डायरेक्टली कोई ऑर्डर नहीं दिया था। दूसरी बात, और तीसरी बात कि ये मामला एक आपराधिक मामला बनता है क्योंकि आदेश का अभाव है। देखिए, ऐसी किसी भी स्थिति के लिए ये जरूरी होगा कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेवल का अधिकारी है या कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिसको ये अधिकार क्षेत्र दिया गया हो, वही अंतिम परिस्थिति में जब कोई भी मौका ना बचा हो, जब कोई भी सिचुएशन कंट्रोल में ना आ रही हो, तो अंतिम विकल्प के रूप में फिर ऐसा आदेश दे सकता है। तो इस केस में इनको कोई आदेश नहीं मिला था, जिसके बाद भी इन्होंने फायरिंग की। ऐसे में ये मामला आपराधिक प्रक्रिया के तहत आ जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति इस पर PIL दायर करता है, जैसा हमने सुना है कि राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने इस पर PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। तो ये जो कृत्य है ये BNS यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत जान जोखिम में डालने, हत्या के प्रयास करने जैसे गंभीर धाराओं में मामला बना सकती है। जैसे अगर आप देखो 109 धारा 109 जो कि हत्या के प्रयास की बात करती है, धारा 115 जो कि किसी के गैर जिम्मेदाराना कृत्य और जानबूझ करके नुकसान पहुंचाने की बात करती है, और धारा 125 गैर जिम्मेदारी पूर्वक हमला करने की बात करती है, ठीक है। तो इन धाराओं में भी BNS की धाराएं हैं ये, जिन पर ये मामला दर्ज कराया जा सकता है। बहरहाल, अब देखो, एक सिद्धांत होता है कि अगर कभी भी ऐसी भीड़ प्रोटेस्ट कर रही हो तो उसको लेकर के पुलिस क्या क्या कर सकती है। एक बात तो ये है कि जैसे दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि एक आदेश जिसकी चर्चा हो रही थी कि वहां पर NFA कानून लागू किया गया था, और ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति आपस में ग्रुप बना करके नहीं चलेगा, जो पहले 144 धारा हुआ करती थी, BNS में आई थिंक 163 धारा है वो। तो इसमें देखो क्या कहते हैं कि पुलिस किसी भी परिस्थिति में BNSS की धारा 148, 149 और 150 के तहत न्यूनतम और आनुपातिक बल का ही प्रयोग कर सकती है। अगर भीड़ वहां पर ज्यादा एकत्रित हो रही है और पुलिस उनको हटाना चाहती है, तो सबसे पहले लाउड स्पीकर लगा करके वार्निंग दे, उनको बताए कि आप लोग भीड़ एकत्रित ना कीजिए, है ना, यहाँ पर अनुमति नहीं है। अगर अनुमति नहीं हो तब की बात कह रहे हैं, अनुमति है और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर अगर भीड़ तब भी नहीं हटती है तो आप बहुत मामूली रूप से वाटर कैनन या आंसू गैस का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग तभी करेंगे जब भीड़ को थोड़ा सा तितर बितर करना हो या वहां से हटाना हो। अगर ऐसा लगता है कि भीड़ पुलिस वालों की तरफ बढ़ रही है या उनको धक्का मुक्की कर रही है, तब पुलिस जो बल है वो भीड़ के पैरों के क्षेत्र में हल्का डंडे का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे वो केवल वहां से भागने लगे, है ना। ये नहीं कि बहुत तेजी से ऐसा लाठी लेकर के किसी के सर पे मार दिया या सीने पर मार दिया, तो शरीर के कमर के ऊपरी हिस्से में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। और रबर या प्लास्टिक की बुलेट्स का यूज भी इस प्रक्रिया के दौरान किया जा सकता है। आप देख पा रहे होंगे कि ये सभी वो प्रयोग हैं या वे उपाय हैं जिससे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल नहीं होगा। तो ये सिद्धांत पुलिस का कहता है BNSS के अंतर्गत। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर कुछ गाइडलाइन जारी की है। जैसे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत, और ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है ना। शांतिपूर्ण तरीके से बिना आयुध के यानी बिना हथियारों के सम्मेलन बनाना या फिर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराना वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा बनता है। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है। एक केस हुआ था अनीता ठाकुर केस 2016 का। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी ये डिसीजन दिया था कि पुलिस बल का प्रयोग तभी कर सकती है जब भीड़ हिंसक हो जाए और स्थिति नियंत्रण में आते ही बल का प्रयोग रुक जाना चाहिए। अगर भीड़ ने हिंसा नहीं की है तो पुलिस को बल का प्रयोग नहीं करना है।
इसी तरह से रामलीला वाला भी एक और केस था, उसमें भी कोर्ट ने ये कहा था कि बहुत आनुपातिक रूप से बल का प्रयोग किया जाना चाहिए, बहुत नियंत्रित तरीके से बल का प्रयोग किया जाना चाहिए। और एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि पुलिस को भीड़ पर बल का प्रयोग करने से बेहतर है कि एक सुरक्षात्मक उपाय अपने लिए अपनाए जाने चाहिए, जैसे वो एक शील्ड ले लें, हेलमेट पहन ले और चेस्ट पर पहने जाने वाली सुरक्षात्मक गियर्स ले लें, है ना। तो पुलिस को घातक हथियारों के उपयोग के बजाय सुरक्षात्मक गियर पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। बॉडी आर्मर ले सकते हैं और अंधाधुंध बल का प्रयोग करना असंवैधानिक है। और मुझे लगता है कि जो दिल्ली वाला प्रोटेस्ट था, हमने उसमें भी काफी ज्यादा ऐसे बल के प्रयोग को देखा है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आप लोगों ने भी देखे होंगे, है ना, और सर्कुलेट हो रहे थे। अगर वो ऑथेंटिक हैं तो कैमरे जो वहां पर लगे हैं उन सबको निकाल करके इस पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित करते हुए इसकी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में एक अंतिम खड़े हुए व्यक्ति की भी आवाज उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी किसी भीड़ की आवाज। तो बहुमत द्वारा कही गई एक बात और उसकी तुलना में एक व्यक्ति द्वारा कही गई बात भी उतनी महत्वपूर्ण है। तो एक राजनीतिक चिंतक है, उन्होंने कहा है कि अगर 100 लोग एक बात को कहते हैं तो 100 लोगों की तुलना में अगर एक आदमी भी उस बात के विरोध में अपनी बात कहता है तो उसकी भी बात उतनी ही महत्वपूर्ण है और उसकी भी बात सुनी जानी चाहिए। जरूरी नहीं कि वो 100 लोग खड़े होकर जो बात कह रहे हैं वो सही हो, है ना। यही लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को ये फंडामेंटल राइट है। अब एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए थे, इसको कहते हैं डीके बसु जजमेंट। तो हिरासत और गिरफ्तारी के नियम यहां पर बताते हैं। अच्छा, डायरेक्टली प्रोटेस्ट की बात तो नहीं है, लेकिन हिरासत में व्यक्ति के साथ क्या किया जाएगा ये कह रहे हैं। तो पहला कहते हैं कि हिरासत में हिंसा को रोकने के लिए 1997 का ये फैसला है जहां पर वो नेम टैग की बात करते हैं। अभी प्रोटेस्ट से अलग बात हो रही है। अगर कोई पुलिस वाला किसी के घर पर जाता है और गिरफ्तारी करता है तो उसके पास उसका नेम टैग जरूर होना चाहिए कि वो किस पद पर है और क्या उस व्यक्ति का नाम है। दूसरी बात, उसके पास एक अरेस्ट मेमो होगा जिसको वो गिरफ्तार करने गया है। तो अरेस्ट मेमो में वो बात लिखी होगी कि किसकी गिरफ्तारी के लिए क्या वारंट है और क्या चीजें हैं। इसके अलावा सूचना का अधिकार भी यहीं पर लागू होता है कि गिरफ्तारी के समय एक मेमो बनेगा जिस पर एक गवाह और एक गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर भी होंगे। जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसको अपने परिजनों को सूचित करने का अधिकार होता है, एक वकील को सूचित करने का अधिकार होता है या वकील से बातचीत करने का अधिकार होता है। मेडिकल जांच कराए जाने की बात भी इसमें लिखी गई है। जब किसी को गिरफ्तार किया गया है तो हर 48 घंटे के अंतर्गत उसके स्वास्थ्य की जांच कराई जानी चाहिए। इसके अलावा उसे आवश्यकता पड़ने पर वकील से मुलाकात करने का भी अधिकार होता है। और अगर कोई पुलिस वाला इन नियमों का पालन नहीं करता है तो ऐसे पुलिसकर्मी पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और अदालत की अवमानना का केस भी चलाया जा सकता है। हालांकि प्रोटेस्ट के दौरान नियम बहुत स्पष्ट नहीं है कि बैच पहनना है नहीं पहनना है, लेकिन एक अपेक्षा यह है कि कल को कोई और व्यक्ति पुलिस की वर्दी का दुरुपयोग ना करके किसी के ऊपर हमला ना कर दे, है ना। कोई मान लो वर्दी पहन आया, नेम टैग लगाना ही नहीं है। अगर कोई ये कहे कि भाई यहाँ पर तो बीएसएफ लिखा है, तो नकली वर्दी भी तो आती है बीएसएफ लिखी हुई, वो नकली वर्दी पहन लेगा। अब चूंकि आप ये मिलान नहीं कर पाओगे कि जिस नाम का वो अधिकारी अपने आप को कह रहा है उस नाम का अधिकारी उस पुलिस बल में है या नहीं है, तो इसी वजह से जरूरी होता है कि नेम टैग लगा करके रखी जाए, है ना। तो डीके बसु जजमेंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। अब चलो आ जाओ एक सवाल पर। तो प्रश्न कहता है कि भारत में भीड़ नियंत्रण और पुलिस द्वारा बल प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा हमेशा न्यूनतम और आनुपातिक यानी मिनिमम एंड प्रोपोर्शनल बल का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा, पुलिस की मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी के अनुसार छात्र प्रदर्शन या सामान्य भीड़ नियंत्रण के लिए AK-47 जैसे घातक हथियारों का प्रयोग वर्जित है। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका कौन सा स्टेटमेंट सही है, मैं देखूंगा और देख करके आपको बताऊंगा कि किसने किसने सही जवाब दिया है। अच्छा, ये टॉपिक क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये मेंस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसा मैंने कहा, एक प्रश्न मेंस का भी लिख लो। ये जीएस पेपर 2 में और जीएस पेपर 3 में और जीएस पेपर 4 में, तीनों में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभी हमने जो प्रश्न लिखा है वो 2 एंड 3 से रिलेटेड है। जीएस पेपर 4 में जब प्रश्न आएगा तो वो एथिक्स इंटीग्रिटी के ऊपर आएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नागरिकों का एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार है, परंतु भीड़ नियंत्रण के दौरान पुलिस द्वारा घातक हथियारों जैसे असॉल्ट राइफल के अनुचित प्रयोग की हालिया घटनाएं
पुलिस कार्यप्रणाली और मानवाधिकारों के संरक्षण पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। इस कथन के आलोक में भारत में भीड़ नियंत्रण यानी क्राउड कंट्रोल एवं पुलिस बल प्रयोग से संबंधित वैधानिक प्रावधानों तथा सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख डायरेक्शंस का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, साथ ही पुलिस सुधारों की दिशा में आवश्यक कदम सुझाइए। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर ना लिखना आए तो एक बार गूगल कर लेना, गूगल इसका आंसर आपको लिख करके दे देगा। मतलब वैसे तो प्रॉपर आंसर गूगल से नहीं लिखने हैं आपको, लेकिन उसमें वो आपको वो पॉइंट्स कलेक्ट करके दे देगा जिन पॉइंट्स के बेस पर आप इस उत्तर को लिख पाओगे। वैसे भी अभी आज के सेशन में हमने बहुत सारी बातों को कलेक्ट किया है, आप उनका यूज कीजिए। एक सिंपल परिभाषा लिखिए। तो जब इस प्रश्न को आप इसका उत्तर शुरू करेंगे तो हालिया घटनाक्रम से शुरू कीजिए कि कुछ समय पहले छात्रों के द्वारा परीक्षा पेपर लीक से जुड़े हुए मामले को लेकर के प्रदर्शन किए गए, जिसके बाद पुलिस के द्वारा किए गए अनुचित बल प्रयोग की कुछ घटनाएं सामने आई, है ना। और इसको कंटेक्स्ट को लेते हुए फिर आपको बताना है कि संविधान क्या कहता है, फंडामेंटल राइट है हमारा, फिर पुलिस का मैनुअल क्या कहता है, फिर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स क्या कहते हैं, फिर बीएनएसएस में क्या लिखा हुआ है, वो बताते हुए इसको 250 शब्दों में पूरा करना है। इसके अलावा चूंकि टॉपिक बड़ा ही संवेदनशील है, इसलिए आप लोग इस टॉपिक को लेकर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर। टेक केयर एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।